नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दोनों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा स्मार्ट सिटी पर कितना हुआ खर्च, पर्यटन सचिव को भी कोर्ट में पेश होने के आदेश। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को लेकर हुई प्रवर समिति की आखिरी बैठक, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार, आंदोलनकारियों के हक में होगा फैसला। राज्य के सबसे बड़े दून अस्पताल में जल्द शुरू होगी बर्न यूनिट, स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग, मरीजों को मिलेगी सुविधा। और देहरादून में शनिवार को लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार, बड़ी तादाद में भक्तों के पहुंचने की संभावना, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। जिस देहरादून को स्मार्ट बनाने का इंतजार दूनवासी कर रहे हैं, अब उसी स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और राज्य सरकार से स्मार्ट सिटी के काम पर अब तक कितना खर्च हुआ है उसका ब्यौरा मांगा है। आखिर क्यों, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट ने पूछा अब तक कितना हुआ खर्च, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब किया तलब। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम कई सालों से चल रहा है। एक तरफ जहां पहले से ही स्मार्ट सिटी के काम में हो रही देरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, आधे अधूरे कार्यों को लेकर दूनवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है, तो वहीं अब इसी बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी के निर्माण पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दून वैली में मास्टर प्लान और पर्यटन विकास बोर्ड के गठन के बिना हो रहे अवैध निर्माण कार्यों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा है कि दून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब तक कितना बजट खर्च हुआ है। साथ ही ये भी बताने के लिए कहा है कि दून वैली का मास्टर प्लान के तहत विकास करने के लिए क्या प्लान बनाया गया। कोर्ट ने इस मामले में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर कहा, केंद्र सरकार का 1989 का नोटिफिकेशन होने के बाद भी उत्तराखंड सरकार ने अब तक न तो पर्यटन गतिविधियों के लिए पर्यटन विकास प्लान तैयार किया है और न ही लैंड यूज के लिए मास्टर प्लान बनाया गया। इसके चलते दून वैली कंक्रीट में तब्दील हो रही है, जिसका प्रभाव नदियों, जल स्रोतों और जंगलों पर पड़ता नजर आ रहा है। यानी कि याचिकाकर्ता ने स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे निर्माण कार्य से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता जाहिर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। हालांकि इसी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को 4 अक्टूबर को भेज दिया। इसमें केंद्र सरकार की संस्तुति आनी है। बहरहाल इंतजार करना होगा 8 दिसंबर का, जब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। देखना होगा कि राज्य सरकार आखिर किस तरह से अपना जवाब पेश करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जमरानी बांध परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। अजय भट्ट ने बताया कि 1975 से लंबित इस परियोजना की मंजूरी के लिए उन्होंने समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा राज्य सरकार में अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से अब हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को, पेयजल मंत्री जी को, पर्यावरण मंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और अपनी यहाँ की जनता को बधाई देता हूं, अपने पूर्व सांसदों को और आंदोलन में जितने भी लोग सम्मिलित रहे सबको बधाई देता हूं। जो एक प्रोजेक्ट के लिए सबने तैयारी करी, जो रुक गया था, और मुझको उसके लिए प्रेरित किया सारे लोगों ने। तो पहली स्पीच, पहले सत्र में मेडरन स्पीच जिसे कहते हैं, वो अगर किसी ने दी तो अजय भट्ट को यह अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे संसदीय इतिहास में मेरे लिए मेरा पाथेय बनेगा और हमेशा मुझको प्रेरणा देगा।
वहीं राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% शैक्षिक आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की आज आखिरी बैठक हुई है। वित्त मंत्री और प्रवर समिति के सदस्य प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि प्रवर समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो कि आंदोलनकारियों के हक में है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो काम प्रवर समिति को 10% आरक्षण को लेकर सौंपा गया था, वो काम आज पूरा हो चुका है और जल्द ही आंदोलनकारियों के हक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए, जो काम प्रवर समिति को 36 आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था, वो काम आज पूरा हो गया है। और जो भी इस दौरान हमारी बैठकें हुई थी, उन तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पे जो ड्राफ्ट हमने किया था, आज उसको अंगीकृत कर लिया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो आंदोलनकारी हैं, उनके हित में ये आज हमने काम पूरा कर लिया है। और अब माननीय अध्यक्ष जी को मुझे ये प्रतिवेदन सौंपना है। जिस दिन वो यहाँ उपलब्ध होंगी तो मैं निश्चित रूप से ये प्रतिवेदन उनको सौंपूंगा, तो हमारा प्रवर समिति का काम पूरा होगा। राज्य के सबसे बड़े दून अस्पताल में जल्द ही बर्न यूनिट की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि बर्न यूनिट में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को अस्पताल प्रशासन की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग के बाद बर्न वार्ड शुरू किया जाएगा। सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल प्रशासन दीपावली से पहले बर्न वार्ड शुरू करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बर्न वार्ड हमने लोगों ने इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसके अंदर 4 बेड आईसीयू और 6 बेड नॉर्मल में अभी ये स्टार्ट होगा। इसके लिए जो मैन पावर की कमी थी, उसको चिन्हित कर लिया गया है, तो वो अब ट्रेनिंग के लिए उनको जाना है। उसके जस्ट आते ही ये बर्न वार्ड हम लोग शुरू कर सकते हैं। देहरादून वासियों के लिए एक काम की खबर है। यदि आप 4 नवंबर यानी कि शनिवार के दिन घर से बाहर निकलने का प्लान तैयार कर रहे हैं, तो जरा संभल कर, नहीं तो आपको हो सकता है कि आपका पूरा दिन ट्रैफिक में ही गुजर जाए। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दून वासियों के लिए काम की खबर। 4 नवंबर को सोच समझकर निकले बाहर। दून में होने जा रहा बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम, कहीं झेलना न पड़ जाए जाम का झाम। यदि आप देहरादून में रहते हैं या फिर बाहर से आप देहरादून आ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। 4 नवंबर यानी शनिवार के दिन बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम देहरादून शहर के बीचों बीच परेड ग्राउंड के पास आयोजित होने जा रहा है। लाखों की संख्या में उनके समर्थक उन्हें सुनने कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। ऐसे में शहर की ट्रैफिक का हाल क्या रहने वाला है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर के समर्थकों की भीड़, दूसरा वीकेंड का ट्रैफिक, तीसरा त्योहारी सीजन में लोगों की भीड़ होना लाजमी है। ऐसे में दून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती नजर आ सकती है। हालांकि पुलिस प्रशासन बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर जनता से सहयोग के साथ साथ अपनी व्यवस्था को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। सबसे ये अनुरोध रहेगा और ये निवेदन भी है कि जितने भी जो दून वासी हैं, जो लोकल लोग हैं, जो इस प्रोग्राम में आएंगे, वो अपनी बेसिकली अपनी गाड़ियां 4 व्हीलर या किसी भी वाहन से ना आए। वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें वहाँ तक आने के लिए परेड ग्राउंड तक, या फिर वो पैदल आए। अगर परेड ग्राउंड के आसपास कोई भी वाहन सड़क के आसपास या नो पार्किंग जोन में खड़ा होता है, तो उसके विरुद्ध हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। देखिए, जो प्रोग्राम उनके द्वारा बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जो है पुलिस फोर्स को लगाया जा रहा है और उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग करके उनको डिप्यूट किया जाएगा। देखिए, कार्यक्रम स्थल में पूर्व में भी प्रोग्राम हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहता है, जो पार्किंग को लेकर के रहता है, उसी हिसाब से हम लोग ड्यूटीज डिप्लॉय करेंगे। बाबा बागेश्वर के देहरादून में कार्यक्रम होने से सवाल सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नहीं है, बल्कि जिस स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, सवाल उसे लेकर भी उठ रहे हैं। शहर के बीचों बीच पड़ने वाला परेड ग्राउंड, इसके पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ का काम स्मार्ट सिटी के तहत करवाया गया है, लेकिन अब बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर इस जगह पर खुदाई की गई, तंबू गाड़े जा रहे हैं। यानी कि एक तरफ शहर को स्मार्ट सिटी के तहत खूबसूरत बनाया गया, तो वहीं बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर उसे ही बर्बाद किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को लेकर संयोजक से लेकर समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। ये संख्या कोई ज्ञात संख्या नहीं है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आप जानते हैं, पूरा जनमानस ने जानता है, वो आज बहुत उच्च लेवल पर हैं। तो कितने लोग आ सकते हैं ये कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग निश्चित रूप से आ रहे हैं।
प्रशासन भी और शासन भी पूरी तरीके से हमारा सहयोग के रूप में काम कर रहा है। बता दें कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 4 नवंबर यानी शनिवार को आयोजित होने जा रहा है। शाम 4 बजे से लेकर देर रात 10 बजे तक कार्यक्रम चलने का अनुमान है। बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नरेंद्रनगर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 135 उपनिरीक्षक की 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। पासिंग आउट परेड में डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे। उन्होंने परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो निष्पक्ष अपने कर्तव्य का पालन करें। डीजीपी ने सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग की रेड होती है, उन्होंने ये भी बताया। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात हुए अधिकारी भी उत्साहित नजर आए। 135 उपनिरीक्षक पास आउट हुए हैं पीटीसी से और आज से फील्ड में जाएंगे। और हमने इन्होंने देखा, मैंने आज की पासिंग आउट परेड का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का था और पीटीसी नरेंद्रनगर भी अब धीरे धीरे बहुत एक अच्छे स्तर पर आ गया है। यहाँ रैंकर परीक्षा उत्तीर्ण करके यहाँ 6 माह का जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आउटडोर इंडोर जितने भी उस्ताद साहिबान थे हमारे, हम लोग को बहुत अच्छी यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि किस तरह से आप फील्ड में जाएंगे और किस तरह से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और फील्ड में जाके उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि पीड़ित के साथ हमेशा न्याय करना है और जो भी अपराधी होगा उसको सलाखों के पीछे पहुँचाना है। राज्य में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। शनिवार यानी कि 4 नवंबर को नामांकन वापसी होगी। उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने नामांकन दाखिल किए। वहीं टिहरी जनपद के बालगंगा महाविद्यालय सेंदुल कैमर में भी छात्र छात्राओं ने नामांकन दाखिल की है। आपको बता दें कि इस साल छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर 3, उपाध्यक्ष पद पर 3 और महासचिव पद पर 2 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला 2600 छात्रों के द्वारा किया जाएगा। 7 नवंबर की सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान किया जाएगा और परिणाम भी 7 नवंबर को ही घोषित होंगे। इस बार एक हमारा एंथम है, एक कैंपेन है जो हम चला रहे हैं कॉलेज में, वोट फॉर अंकित, वोट फॉर चेंज। अंकित मेरा नाम है, चेंज मतलब परिवर्तन। परिवर्तन इस चीज़ में है कि आप लोगों ने पहले चुनाव देखा होगा, चुनाव में क्या होता है आप लोगों को पता है। रेस्टोरेंट वगैरह चलते हैं, शराब वगैरह चलती है, इसी शराब और रेस्टोरेंट के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं और ये प्रथा चली आ रही है। तो मेरे बीएससी तृतीय वर्ष है, मैं विगत वर्ष से छात्रत्व में कार्यरत हूँ। तो हमने देखा है छात्रों को यहाँ छात्राओं को महाविद्यालय में कई समस्याएं होती है। तो इस बार मैं चाह रहा हूँ कि मैं महासचिव पद पर एनयूसीए के बैनर तले चुनाव लड़ रहा हूँ। रुड़की के डीएवी डिग्री कॉलेज प्रशासन ने भी छात्र संघ चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक छात्र संघ चुनाव में 1500 छात्र छात्रा हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव के दिन सभी छात्रों को कॉलेज आईडी कार्ड के साथ ही कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर अनिवार्य कर दिया गया है। नामांकन पत्रों की वितरण का जो कार्यक्रम था वो था, तो आज 3 बजे तक हमने नामांकन पत्र वितरित कर दिए हैं। उसके बाद कल यानी कि 4 तारीख से जितने भी जो हमारे नामांकन पत्र हमने दिए हैं उन सभी को जमा करवाने की हमने तिथि रखी है। तो कल नामांकन पत्र हमारे पास जमा कर दिए गए। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पौड़ी में जिला प्रशासन के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान टीम ने कई प्रतिष्ठानों से मिठाइयों के सैंपल लिए और सभी को नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। विभाग पौड़ी आगामी दीपावली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी महोदय पौड़ी गढ़वाल के निर्देशों के अनुपालन में लगातार पौड़ी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कार्य किया जा रहा है और विभिन्न किस्म के मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। क्योंकि दीपावली के त्यौहार में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, तो उसमें मिठाइयों में एडल्ट्रेशन की काफ़ी संभावना रहती है। गदरपुर में भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा साथ ही बीडीसी मेंबर मीरा मलिक ने आनंद खेड़ा ग्राम पंचायत में उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर कनेक्शन बांटे हैं। इस मौके पर बीडीसी मेंबर मीरा मलिक ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है, ये भी बताया है।
राहत मिल रहे हैं। पहले चूल्हे में महिलाओं को बहुत कष्ट होता था, धुएं की परेशानी होती थी, पर आज वो समस्या ख़त्म हो गया। मोदी जी की योजना से ये महिलाओं को ये उज्ज्वला गैस का जो योजना मिली है, महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। उधर उत्तराखंड किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार से जल्द गन्ना समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें कि रुड़की में किसानों ने गन्ना समर्थन मूल्यों को लेकर एक बैठक की और चर्चा के दौरान किसानों ने बताया कि राज्य में चीनी मिल अब तक शुरू नहीं हुई, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना समर्थन मूल्य की घोषणा के साथ ही चीनी मिल शुरू कर दी है। किसान सरकार से जल्द ही चीनी मिल को खोलने की भी मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड किसान मोर्चे की मासिक पंचायत प्रशासनिक बंद आयोजित की गई, जिसका मुख्य एजेंडा ये था कि 2-3 दिन के अंदर चीनी मिल उत्तराखंड के चलने वाली और सरकार के द्वारा आज तक गन्ने का रेट तय नहीं किया गया। तो इसी को लेकर सरकार को चेताया और ये सरकार को उत्तराखंड किसान मोर्चा चेतावनी देना चाहता है कि तत्काल गन्ने का जो रेट है वो सरकार तय कर दे, क्योंकि 2-3 दिन के बाद जब चीनी मिल चलेंगे तो अभी तक किसान को और चीनी मिलों को यही पता नहीं गन्ने का रेट क्या है। कल उत्तर प्रदेश का भी गन्ने का रेट सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की तय कर दिया गया, अन्य राज्यों में गन्ने का रेट तय किया गया, क्यों उत्तराखंड प्रदेश बचा गया। तो इसी मांग को लेकर आज यहाँ पे एक पंचायत रखी गई। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। दोनों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा स्मार्ट सिटी पर कितना हुआ खर्च, पर्यटन सचिव को भी कोर्ट में पेश होने के आदेश। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को लेकर हुई प्रवर समिति की आखिरी बैठक। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार, आंदोलनकारियों के हक में होगा फैसला। राज्य के सबसे बड़े दून अस्पताल में जल्द शुरू होगी बर्न यूनिट, स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग, मरीजों को मिलेगी सुविधा। और देहरादून में शनिवार को लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। बड़ी तादाद में भक्तों के पहुंचने की संभावना। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट।